गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में उद्देशिका का क्या भूमिका है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उद्देशिका का एक आउटलुक्स यहाँ पर दिखाया गया है या लगाया गया है। कोई दिक्कत है? इसकी जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इस संविधान की जो उद्देशिका है, इसमें देखो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला कीवर्ड है। सेकंड है समाजवादी। थर्ड है पंथ निरपेक्ष। फोर्थ है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए किस टाइप के न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हो, और कोई इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता कैसी हो? प्रतिष्ठा की समानता हो, अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक, अब हम लोग आते हैं उद्देशिका के बैकग्राउंड पे। इसका बैकग्राउंड क्या है? उद्देशिका जो हमारे संविधान में आई है वो कहां से आई है? यूएसए से। हमारे संविधान में जो उद्देशिका ली गई है वो कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। कहां से? यूएसए से। ठीक है, लेकिन इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज अर्थात भाषा, उद्देशिका की जो भाषा ली गई है, जो उद्देश्य में भाषा का प्रयोग किया गया है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इसका जो आधार बनता है, ये आधार बनता है 13 दिसंबर 1946, जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं पीटी नेहरू। तब इसका क्या बन जाता है? एक आधार बन जाता है कि हमारे संविधान में क्या होना चाहिए? एक उद्देशिका होनी चाहिए। उद्देशिका क्या करेगी? हमारे संविधान का दर्पण का काम करेगी कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं, हमारा संविधान किन आधारों पर अधिनियमित हुआ है, बनाया गया है, और हमारे नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, कौन सी स्वतंत्रता मिली है, किस प्रकार की समानता मिली है, हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ दिखाई देंगी? अगर हम भारत की उद्देशिका को पढ़ लेते हैं तो ये सारी चीजें हमें स्पष्ट हो जाती हैं। हमें पूरे संविधान का पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? एक ही जगह पर थोड़े से शब्दों में संकल्पित कर देते हैं, अर्थात व्यवस्थित कर देते हैं, जिसको अगर पूरे संविधान पढ़ने का समय नहीं है, वो हमारी ये सिर्फ और सिर्फ उद्देशिका पढ़ ले और उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, उद्देशिका क्या है? वाद योग्य नहीं है। मतलब उद्देशिका वाद योग्य का मतलब उद्देशिका का किसी भी संविधान के किसी भाग से, किसी अनुच्छेद से कोई संबंध नहीं है। इस पर कोई विवाद नहीं होगा, इस पर न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठेगा।
कोई विवेचना की बात नहीं होगी। तब एक केस आता है, कौन सा केस? बेरुवाड़ी केस। कौन सा? बेरुवाड़ी केस। ये कब आता है? 1960 में बेरुवाड़ी केस आता है 1960 में। इस 1960 में जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है ना, यह संविधान का अंग ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, यह संविधान का अंग नहीं है। तब से माना जाने लगा कि यह संविधान का अंग नहीं है, इसको संविधान के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा। परंतु 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही जजमेंट को बदलते हुए कहा कि उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है। क्या है? उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है। उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है। अब ये हमारे संविधान का अंग बन गया तो सरकार को मिल गया मौका। जब तक अंग नहीं था सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। जैसे ही अंग बन गया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो सरकार को मौका मिल गया। सरकार ने क्या किया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में संशोधन किया और 4 नए शब्दों को संविधान के उद्देशिका में ऐड कर दिया। कौन कौन से थे? पहला था पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष। दूसरा था समाजवाद। कौन सा था? समाजवाद। तीसरा था अखंडता एंड चौथा था और। यहां और शब्द जो है निरर्थक भाव में है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द एक प्रकार से देखा जाए तो कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ था। ठीक है, और का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ठाकुरदास भार्गव जो ये क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव जो राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा अगर हम भारतीय संविधान की उद्देशिका को हटा देते हैं संविधान से तो समझ लो कि संविधान की आत्मा ही खत्म हो गई। मीन्स अगर संविधान के अंदर संविधान की उद्देशिका समाहित है तो समझ लो संविधान की आत्मा के रूप में उद्देशिका काम करती है। ठीक। परंतु एक दूसरे इंग्लिश राजनीतिक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि उद्देशिका जो है वृद्धावस्था की प्रलेख है। मीन्स जो भी लोग संविधान सभा में बैठे थे उनकी उम्र लगभग 50+ हो गई थी, इसलिए उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये जो हमारी उद्देशिका है यह वृद्धावस्था की प्रलेख है। ठीक। वहीं पर के.एम. मुंशी ने कहा कि यह राजनैतिक जन्म कुंडली है। उद्देशिका जो है राजनैतिक जन्म कुंडली है। ठीक। तो इस तरह से हमारे अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग अपना राय रखा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है या आत्मा है, जिसकी पुष्टि निम्न तर्कों के माध्यम से की जा सकती है कि हमारी
जो उद्देशिका है ये हमारे संविधान का दर्पण है या आत्मा है, इसको प्रमाणित कौन करता है? तो इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कुछ तथ्य हैं, उनको हम आपको बताते हैं। जैसे पहला तथ्य है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत। दूसरा तथ्य है संविधान का स्वरूप। तीसरा है संविधान का उद्देश्य। अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई। संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, ये तीनों चीजें हमें कहां देखने को मिल जाती हैं? उद्देशिका में। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उद्देशिका ही हमारे संविधान की आत्मा या दर्पण है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आपको आगे बताते हैं। ये तीनों तत्व प्रस्तावना में किस तरह से आए हैं, किस तरह से ये अपना योगदान दे रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, दर्पण का काम कर रहे हैं, आत्मा का काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए स्रोत के रूप में, स्रोत के रूप में अगर हम देखें तो जो हम पढ़ते हैं लास्ट की लाइन किसकी? ये वाली कौन सी है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान का स्रोत जनता द्वारा बनाई गई जनता की सभा से आता है। तो यहां पर देखिए आपको क्या देखना है? पहली लाइन, हम भारत के लोग। कौन सा? हम भारत के लोग। तो संविधान का स्रोत क्या हो गया? हम भारत के लोग। मीन्स जिसके लिए बनाया जा रहा है वही इनके स्रोत हैं, उनके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा, मीन्स भारत में रहने वाले भारतवासियों के द्वारा, चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ये संविधान का निर्माण किया जा रहा है। ये संविधान का क्या हो गया? स्रोत हो गया। संविधान का स्रोत क्या हो गया? भारत की जनता है। भारत की जनता के बीच से चुने हुए लोग, जिनको जनता ने कहा कि हाँ आप हमारे लिए एक संविधान बनाइए, एक कानून बनाइए जो सबको क्या दे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करे। इसके लिए आप क्या बनाइए? एक नियम बनाइए जो सबको समान अवसर दे, समान स्वतंत्रता दे, समानता दे, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। तो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ठीक, स्रोत समझ में आ गया। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। हमारे द्वारा बनाई गई संविधान सभा द्वारा बनाया गया नियम जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, वही क्या है? संविधान का स्रोत है, जो जनता के संविधान सभा द्वारा, जो जनता द्वारा संविधान सभा बनाई गई है, उनके द्वारा ये निर्माण किया गया। ठीक है। बी द पीपल शब्द, बी द पीपल, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? हम लोग। हम लोग सर्वप्रथम किसने दिया था? रूसो ने दिया था। रूसो ने दिया था। तो ये जो वर्ड है बी द पीपल, हम लोग, ये कहां आया था? सर्वप्रथम किस देश में आया था? तो ये किसी देश में नहीं आया, ये आया था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। सर्वप्रथम बी द पीपल, हम लोग शब्द जो आया था, ये कहां आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आया था। वहां से
बी द पीपल वर्ड को हमारी संविधान सभा ने कॉपी किया और अपने संविधान की उद्देशिका में यह लाइन सबसे पहले रखा। ये जो संविधान है, ये जो नियम कानून है, इसको बनाने वाला कौन है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग ही हैं। यहाँ भारत का कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो भारत के लिए कानून बना रहा है। यहाँ कानून कौन बना रहा है? यहाँ पर निवास करने वाली जितनी भी जनसंख्या है उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये संविधान का जो निर्माण हुआ है, यहाँ के संविधान में यहाँ के निवास करने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया है। इस संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं स्वरूप पर। स्वरूप, हमारे संविधान का स्वरूप क्या है? भारत संप्रभु देश है। अब सबसे पहले समझ लो संप्रभु क्या होता है। संप्रभु, संप्रभु शब्द का अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र। मतलब देश के अंदर भी आपके ऊपर कोई भी ताकत नहीं है जो प्रभाव डाल सके, दबाव बना सके, और देश के बाहर से भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके ऊपर प्रेशर बना सके, दबाव डाल सके। तो ऐसी जो हमारे देश के अंदर पावर है, सहन करने की क्षमता है, इग्नोर करने की क्षमता है कि आंतरिक लोगों के दबाव को भी इग्नोर कर दें, बाह्य लोगों के प्रेशर को भी इग्नोर कर दें, ध्यान न दें, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून को मानने के लिए बाध्य न हो। तो ये क्या हो जाती है? हमारी छवि कैसे हो जाती है? संप्रभु हो जाती है। जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं। ये संप्रभुता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? गोदिन ने। एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं गोदिन या गोदा, जिन्होंने सर्वप्रथम संप्रभु शब्द का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसी भी राज्य का संप्रभु जो शब्द है, ये संप्रभु जो अलंकार है, यह संप्रभु जो तत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों? क्योंकि राज्य तभी कोई भी क्षेत्र घोषित होता है, माना जाता है, जब वो क्या हो? संप्रभु, आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। तभी उसको हम राज्य का दर्जा प्रदान करते हैं, राज्य की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। भारत कब बना भाई संप्रभु देश? तो भारत जो है 15 अगस्त कब बना? 15 अगस्त 1947 को संप्रभु देश बना। उसके पहले तो हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, तो वहां से नियम कानून बन के आते थे, और यहाँ भी जो अंग्रेज लोग थे वो भी नियम कानून, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से हम क्या थे? प्रताड़ित थे, पीड़ित थे। तब हम कहाँ संप्रभु थे? जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हम क्या हो गए? संप्रभु हो गए। अब किसी भी देश की गुलामी नहीं करनी है। कोई भी देश कोई नियम कानून हमारे ऊपर लागू करना चाहे तो नहीं लागू कर सकता। क्योंकि हम क्या हो गए? अब संप्रभु हो गए। हम क्या हो गए? अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है। अगर कोई भी देश जबरदस्ती हमारे साथ कोई समझौता करे तो हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सब हमारे गुण कौन से हैं? हमारे देश का संविधान का स्वरूप है कि हम क्या है? अब संप्रभु देश हैं। हमारी ये क्या हो गई? एक विशेष टाइप की क्वालिटी हो गई। अगला है समाजवाद। समाजवाद, भाई समाजवाद कब आएगा? जो समाजवाद शब्द है इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। कब जोड़ा गया? 1976 के तहत। इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। जहां सामाजिक न्याय कब आएगा?
जब उत्पादन और वितरण पर जब उत्पादन एवं वितरण पर किसका नियंत्रण हो? राज्य का नियंत्रण हो। जब उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो, राज्य का तात्पर्य है यहां पर भारत सरकार। और जब भारत सरकार का उत्पादन एवं वितरण पर नियंत्रण होगा तो वो क्या करेगा? सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। किसको कितने मात्रा में कौन सा पदार्थ देना है, कौन सा नहीं देना है, सबके लिए समान कानून बनेगा। किस संसाधन पर किसका स्वामित्व कितना प्रतिशत रहेगा, किस संसाधन का उपयोग कौन सा वर्ग नहीं कर रहा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती हैं? भारत सरकार के अंतर्गत होती हैं। तो वो क्या करता है? इस पे डिसीजन लेता है, इसके लिए नियम बनाता है, पॉलिसी बनाता है। ये सारा काम कौन करता है? सरकार करती है, अर्थात राज्य करती है। तो राज्य जब उत्पादन और वितरण पर अपना स्वामित्व रखेगा, अपना नियंत्रण रखेगा, तभी वहां पर समाजवाद स्थापित हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। ये भी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य है अर्थात भारत देश, इसका कोई पंथ नहीं होगा, इसका कोई पंथ नहीं होगा। पंथ मतलब कोई धर्म नहीं होगा। हम क्या होंगे? पंथ निरपेक्ष होंगे। क्या होंगे? पंथ निरपेक्ष। भारत में जितने भी लोग हैं अलग अलग संप्रदाय से हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर प्रदान करेंगे। किसी भी धर्म में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, अर्थात पंथ निरपेक्षता नकारात्मक होगा, मतलब सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। परंतु यदि धार्मिक क्रियाकलाप लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा नैतिकता को नुकसान पहुंचाएगा, किसको किसको किसको? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता को जब ये नुकसान पहुंचाएगा तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगी। वहां पर राज्य क्या हो जाएगी? सकारात्मक रवैया अपनाएगी। तो जब हम सकारात्मक रवैया अपनाएंगे तब वहां पर क्या करेंगे? यह हम देखेंगे कि उस धर्म से प्रभावित होने वाले लोग कितने हैं, उनको उस धर्म से जो उनके ऊपर आरोपित किया जा रहा है धर्म, उससे बचा करके उनको अपनी जो उनकी मेन मुख्य धारा है उसमें लाकर करेंगे और उसको हिदायत देंगे। उसके लिए कानून बनाएंगे कि कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म के लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म में दीक्षित, अपने धर्म में परिवर्तित करने का कार्य ना करे। ठीक है, इसीलिए यहां पर एक मामला आता है एस.आर. बोम्मई केस में। न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है। एस.आर. बोम्मई केस में न्यायालय ने कहा कि ये क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। अतः कह सकते हैं कि भारत में किसी भी धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। मतलब अगर भारत में कोई चाहे गवर्नमेंट की हम क्या करें, सभी के लिए एक धर्म की स्थापना कर दें कि सभी को यही धर्म मानना है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे जो मूल ढांचा है संविधान का उसका उल्लंघन हो जाएगा। और जब उल्लंघन हो जाएगा तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत, वो संविधान से संबंधित या मूल ढांचे से संबंधित कोई भी मामला आएगा उस पर सुनवाई करेगा, उसकी विवेचना करेगा और उस पर अपना निर्णय देगा। जो निर्णय देगा वो सरकार को
मानना पड़ेगा। मीन्स सरकार संविधान के मूल ढांचे से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र से तात्पर्य है कि राजनैतिक व्यवस्था बनाना। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राजनैतिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन कार्यों का संचालन हो। लोकतंत्र का मतलब है कि राजनैतिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्यों का संचालन हो। ठीक है, नेक्स्ट है गणतंत्र। भाई गणतंत्र क्या है? इसका तात्पर्य है कि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा या राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक होगा राष्ट्रपति, उसका क्या हो? निर्वाचन हो। कैसी निर्वाचन हो? गणतंत्रात्मक व्यवस्था से। कैसी हो? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है? ये ली गई है फ्रांस से। फ्रांस में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उसी प्रकार से हमारे भी देश में राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में उद्देश्यों का वर्णन है। हमारा क्या क्या उद्देश्य है? उद्देश्यों का वर्णन। कौन कौन सा उद्देश्य है? नंबर 1 सामाजिक उद्देश्य है। कौन सा? सामाजिक उद्देश्य है। दूसरा आर्थिक उद्देश्य। तीसरा राजनैतिक उद्देश्य और चौथा न्याय। तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका के प्रस्तावना में क्या बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्यायिक समानता होनी चाहिए। सभी को सामाजिक समानता मिले, आर्थिक समानता मिले, राजनैतिक समानता मिले और सभी के लिए समान न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो। ये सारी भेदभाव की जो एक सीरीज बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी है, इसको खत्म करके सबको एक ही धारा में लाएं, एक ही मुख्य धारा में लाएं और सबको समान अवसर प्रदान करें, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, राजनैतिक हो या न्यायिक स्तर हो। ठीक है। आर्थिक न्याय की चर्चा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में भी की गई है। किसमें? 38 में। किसकी? आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है कि सभी के साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए, मतलब सबको अवसर मिलना चाहिए संसाधनों के उपयोग के लिए। ठीक है। अब इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है। अभी ऊपर आपको बताया था कैसी कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धार्मिक और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी हो? हमें विश्वास करने की स्वतंत्रता हो, हम किसी भी चीज को माने, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने की स्वतंत्रता, धार्मिक और उपासना की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। ये हमारी उद्देशिका के प्रस्तावना में है। ठीक। समानता। अगला है
समानता। कौन कौन सी समानता? नागरिकों को प्रतिष्ठा की समानता मिले, अवसर की समानता मिले, ठीक, व्यक्ति की गरिमा बनाई रखी जाए, उसकी गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, मीन्स उसका मजाक ना उड़ाया जाए कि ये तो गरीब है, इसके पास फटे कपड़े हैं, ये तो गंदा कपड़ा पहन के स्कूल आता है, तो या ये कमजोर है, ये तो साइकिल से आता है। तो इस प्रकार के किसी की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, उसकी गरिमा को बनाए रखनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखा जाना चाहिए। अखंडता मतलब जो भी हमारे आजादी के बाद भूखंड में सम्मिलित हो चुके हैं राज्य या भूभाग, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, उनको अलग खंड में टूटने का अधिकार नहीं है। यही अखंडता का यहाँ तात्पर्य है। ठीक, अब इससे समझ में आ गया भारतीय संविधान क्या है? सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। जो जनता को देखा जाए तो जनता यहाँ पर क्या है? संप्रभु है। तो जनता ही डिसाइड करती है कौन हमारे देश का सरकार या शासन तंत्र चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा। इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और हर 5 वर्ष पर नए शासना अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री का चुनाव करती है और फिर अगले 5 वर्ष के लिए वो सरकार क्या करती है? जनता के लिए शासन व्यवस्था को बनाए रखती है। लोगों का अधिकार, लोगों की गरिमा, लोगों की स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक समानता आदि पर काम करते हुए अपने शासन व्यवस्था को संचालित करती है। ठीक है, तो अब आपको प्रस्तावना से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ हम क्वेश्चंस बताते हैं कि जो उद्देशिका से हमेशा बने हुए हैं। जैसे बिहार पीसीएस में 2008 में एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो यहाँ पर क्रम में लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सा शब्द हमारे उद्देशिका में पहले है, कौन बाद में है। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए यूपी पीसीएस 2006 में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुता, संप्रभु, समानता, अखंडता। इसमें से आपको बताना है कौन 1975 में नहीं था। तो यहाँ पर देखो एक त्रुटि हुई है। क्या है? एक त्रुटि हुई है। 1975 की जगह पर होना चाहिए था 1976। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के निर्देशक तत्व। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रस्तावना से अलग अलग समय पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। तो हमें प्रस्तावना को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, इस क्लास को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, समझिए, एक अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करिए और कोई भी प्रश्न फिर गलत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से।